गुड आफ्टरनून। गुरु मंत्र देखने वाले सभी विद्यार्थियों और दर्शकों को डॉक्टर श्वेत गोस्वामी का नमस्कार। तो आज हम जिस टॉपिक को लेकर यहाँ पर आए हैं वो टॉपिक आपके सामने है कि सत्र 2020-21 में 11वीं 12वीं में आए और 12वीं दे चुके विद्यार्थी अभी क्या करें। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान ढूंढते हैं हम इस परिचर्चा में। तो यहाँ हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स और उन पॉइंट्स के आधार पर देखते हैं कि आज का जो विद्यार्थी है वो क्या फील कर रहा है और क्या फील करने के बाद उसे कैसा महसूस हो रहा है लॉकडाउन के अंदर। तो मैं कुछ पॉइंट्स जो है उनको डिस्कस करते हुए आपसे बातचीत करूंगा। तो देखते हैं आज क्या समस्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज ऐसी स्थिति में है स्टूडेंट, क्या लॉकडाउन की वजह से किसी प्रकार की तैयारी नहीं हो पा रही है, मन ही नहीं लग रहा। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि ये समय ही ऐसा है। स्टूडेंट कोई भी हो, चाहे वो 11th क्लास का स्टूडेंट हो, 12th क्लास का हो, या फिर वह स्टूडेंट जिसने 12th पास कर ली, सभी की स्थिति लगभग यही बन रही है। तो इस लॉकडाउन की स्थिति में अपने आप को सहज नहीं कर पा रहा है वो। बिल्कुल ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अब जो आपको मैं बताने वाला हूं उस पर ध्यान दीजिएगा कि आपको एक बात समझनी होगी, और वह यह है कि हर समस्या एक अवसर की तरह होती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, मानते हैं हम। लेकिन यदि आप इस लॉकडाउन को समस्या नहीं मानकर एक अवसर की तरह लेंगे तो क्या होगा, तो हम ये देख सकते हैं। तो ये होगा कि लॉकडाउन खोलने के बाद हजारों स्टूडेंट आपसे कंपीट करने के लिए दौड़ लगाना शुरू करेंगे। तो वो जब दौड़ लगाएंगे तब आप तक पहुंचने की कोशिश भी करेंगे, परंतु आप बहुत आगे निकल चुके होंगे क्योंकि आपने दौड़ लगाना आज ही शुरू कर दिया है। तो बिल्कुल इसके समस्या ना माने, इसको अवसर माने। तो आप आज से ही कसम खा लें कि आप इस लॉकडाउन का बेहतरीन उपयोग करेंगे, और जितने भी दिन ये लॉकडाउन रहेगा उस दौरान आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। ये आपको कसम खानी है आज। फिर हम देखते हैं कि आज आप सोचो कि बाहरी डिस्ट्रक्शन बिल्कुल ही नहीं है, ना आपको कहीं घूमने जाना है, ना आपको कोई मिलने आने वाला है, ऐसी कोई अवस्था नहीं, डिस्ट्रैक्शन का कोई है ही नहीं साधन। तो सिर्फ आपके पास समय ही समय। यदि आपने समय का सदुपयोग कर लिया तो उसके बाद आप बहुत सशक्त हो जाओगे। ये मैं कहना चाह रहा हूं आपको, क्योंकि ये सशक्तता आपको लानी है अपने आप में। तो आप बहुत सशक्त हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, इसलिए आपको उठना है और आज से ही पढ़ाई शुरू कर देनी है। तो आज से पढ़ाई शुरू करो और अब जाग जाओ, क्योंकि आप जो है आपका टारगेट बहुत बड़ा है। आप या तो डॉक्टर बनने के लिए सपने देख रहे हैं या फिर इंजीनियर। तो आपको ये दो बहुत बड़े लक्ष्य आपने जो है वो स्थापित किए हैं। तो अब आप ये देखें कि ये टारगेट अचीव करना बहुत सारे लोगों का केवल सपना ही रह जाता है। वो सोते रहते हैं, सपना ही देखते हैं केवल। लेकिन अगर आपने प्रयास शुरू कर दिया तो आप देखें कितने स्टूडेंट आपसे पीछे रह जाएंगे, आप उनको कितना पीछे छोड़ देंगे। ये देखें आप, जो ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन में केवल और केवल वक्त बर्बाद कर रहे हैं, वो सफलता के लिए तरस जाएंगे। और तरस जाएंगे तो इसका मतलब वो अब आपको देखेंगे, वो आपके ऊंचे कद को देखते रह जाएंगे। अतः यह बेहतरीन अवसर है, इसे अपने हाथों से जाने मत दो। ये आपको करना है। देखो ऐसा होता है स्टूडेंट, आपको मैं कहूं एक बात कि बहुत कम बार हमारे पास वक्त ही वक्त होता है, जैसा कि अभी इस समय कोई, या तो आप उसको सो के गुजार दो और या फिर आप इसके अंदर जो है प्रयास करने लगो। और जब आप सीखने लगते हो तो उसमें समय लगाते हो, तो कुछ सीखोगे और उसमें आगे बढ़ने लगोगे तो बिल्कुल आपको फायदा होगा। तो अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको दुनिया से आगे निकल के सपने को पूरा करना है या नींद लेकर केवल सपने देखना है। तो ये आप डिसाइड करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आपको अभी अपने आप के लिए फैसला लेना होगा। तो
हम देख सकते हैं कि 11th में जो साइंस लेने वाला स्टूडेंट होता है वो बहुत उत्साही होता है, एंथुजियास्टिक होता है वो। तो उसमें अगर देखा जाए तो कुछ भी कर गुजरने की क्षमता होती है। 11th में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं साइंस में, या तो बायोलॉजी या मैथमेटिक्स। तो दो ऑप्शन आपके पास हैं। अब होता यह है कि जनरली जिसके मैथमेटिक्स में हाथ तंग होता है ना, जिन स्टूडेंट को मैथमेटिक्स से डर लगता है वो बायो की तरफ रुझान रखते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपकी मैथमेटिक्स इतनी भी खराब नहीं होनी चाहिए कि आप फिजिक्स समझ ना पाए। यदि आपको साइंस सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है तो आपकी मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन तो अच्छी होनी ही चाहिए। तो आप ये सोच के अगर यहाँ पर साइंस बायो ले रहे हैं कि आपकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, उसमें आपकी पकड़ नहीं है, तो आप गलती कर रहे हैं। आपकी पकड़ उसमें होनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स से आप पार नहीं पा पाओगे जब तक आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स से आगे भी नहीं डरना है। अब अगर अपन देखें तो आपके अंदर एक चीज और होनी चाहिए, आप बहुत जल्दी एक डिसीजन पावर रखने वाले स्टूडेंट होने चाहिए। यानी आपका आईक्यू लेवल जो है वो अधिक होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तभी आपको साइंस लेनी चाहिए, और साइंस ले ली है तो उसके अंदर आगे बढ़ना चाहिए। तो आपका आईक्यू लेवल जो है वो बहुत, डिसीजन पावर जो है बहुत मायने रखती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना आपके सिलेक्शन के लिए आवश्यक मार्क्स जो है उसको प्राप्त करने के लिए ड्रॉप पर ड्रॉप लगाए जाएंगे। यानी आपकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है तो आपकी फिजिक्स नहीं सुधर पाएगी, और फिजिक्स नहीं सुधर पाएगी तो उसके बाद आपको इतना, अगर आप कट ऑफ मार्क की बात करें तो कितना अधिक है आप सोचें। आप नीट के लिए अगर बात करें तो 80% से ऊपर आपको लाने, तो आपकी मैथमेटिक्स अगर बेसिक ही अच्छी नहीं होगी तो उसके बाद आप लाएंगे कैसे। तो इसलिए आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपकी मैथमेटिक्स कैसे भी हो आपको इंप्रूव करनी है, बेसिक मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। तो ये आप ध्यान रखें। फिर उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि आपकी मेमोरी जो है वो भी शार्प होनी चाहिए। डॉक्टर बनने है तो आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना होता है, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए आपका, और सिर्फ आपका कैलकुलेशन अच्छा है और उसके बाद मेमोरी जो है आपकी शार्प नहीं है, आपको याद नहीं रहता कुछ, तो ये सारी चीजें जो है वो बड़ी आपको मायने रखने वाली हैं। तो आप उसके अंदर अपनी मेमोरी जो है उसको शार्प करें, तो उसमें भूलना जो है वो माफ नहीं होता। तो ये आप ध्यान रखें कि बायोलॉजी के स्टूडेंट के अंदर रटने की पावर भी होनी चाहिए, तब जाके वो ऐसा कुछ कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम कि और क्या चाहिए। आपको 11th क्लास से ही अपने ऑब्जेक्टिव अप्रोच को तीक्ष्ण बनाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना होगा आपको। अर्थात आपको थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। तो देखिए आपके ऑब्जेक्टिव इसके सामने रखी गई एक शीट, और उसमें आपको शुरुआत से ये प्रैक्टिस शुरू कर देनी, क्योंकि आजकल का समय ऐसा है जिसके अंदर बच्चे जो हैं 8th क्लास से ही ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी शुरू कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं हमसे ये कहते हैं कि हमने 11th और 12th जो है उसमें ऑब्जेक्टिव पर तो ध्यान नहीं दिया, सिर्फ हम सब्जेक्टिव पर ध्यान देते थे, अपने मार्क्स बोर्ड में कैसे आ जाएं। ये आपको प्लानिंग पहले से करनी होगी। बोर्ड के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न के अंदर भी महारत हासिल होनी चाहिए। इसलिए आपको 11th क्लास में अगर आ गए आप, तो अब आपको क्या करना चाहिए, अपनी ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे होते हैं, सब्जेक्टिव तो लिखना आना ही चाहिए, उसके साथ ये भी करना जरूरी है। फिर हम ये देख सकते हैं कि अगर आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच रख रहे हैं और सब्जेक्टिव नहीं है आपकी अप्रोच, तो उसके बाद आपको मात खाना पड़ेगा बोर्ड पैटर्न में। तो आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोच का संतुलन बनाए रखना पड़ेगा। इन दोनों में असंतुलन हुआ तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि दोनों चीजों को लेके चलना है आपको। तो आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में भी पढ़ते हैं और किसी जगह तैयारी कर रहे हैं, स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, तो आपको दोनों पैटर्न जो है उस पर आगे जाना होगा। अगर केवल आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो करवाया जा रहा है, सब्जेक्टिव कोई पेपर नहीं लिए जा रहे, तो आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्टिव जो है उसकी अप्रोच जो है वो भी आपको रखनी पड़ेगी। लिखना आपको आना चाहिए, लिखने की हैबिट जो है वो होनी चाहिए। फिर आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न जो है वो प्रीवियस पेपर वगैरह जो आप करते हैं वो उसमें महारत ही हो जानी चाहिए आप। तो ये चीजें आपके लिए ध्यान रखने योग्य है। फिर हम देखते हैं, आपने अगर साइंस ले लिए तो नियमित पढ़ना होगा आपको।
और अगर नियमित पढ़ना है तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते आपके आज जो है आपने गैप ले लिया और उसके बाद आज कहीं घूम आए और आज पढ़ाई बिल्कुल नहीं की। आपको कंटिन्यूअस लर्नर होना पड़ेगा। तो आपकी लाइफ के अंदर आपके अब ये पढ़ाई जो है उसने अपनी जगह बना ली है। तो आप ये मान के चलेंगे आपको अगर डॉक्टर और इंजीनियर बनना है तो आपकी लाइफ में पढ़ना और सिर्फ पढ़ना यही बाकी रहा है। अगर आप ये चीज लेके चलेंगे तो बिल्कुल आगे बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन कंटिन्यूअस लर्निंग जो है वो ही एक नेसेसरी वे है ऑफ लाइफ। किसकी लाइफ? तो हम कह सकते हैं साइंस के स्टूडेंट की। तो अब देख सकते हैं कि आप क्लासरूम स्टडी करते हैं, मान लेते हैं आपने ऑनलाइन क्लासेस जो है अभी ज्वाइन कर रखी है लॉकडाउन में, चाहे आप 11th के हैं, चाहे 12th के हैं, चाहे आप टारगेट बैच यानी 12th आपने कर चुके हैं और उसके बाद अपने खुद की तैयारी जो है नीट के लिए कर रहे हैं या जेई के लिए कर रहे हैं। तो अब क्लासरूम स्टडी जो आप करते हैं वो सुबह 9 बजे से शुरू हो जाता है और लगभग सारी जितनी भी क्लासेस चलती हैं वो 1 बजे के आसपास एंड हो जाती हैं। किसी में 2 भी बज जाती हैं लेकिन 1 बजे तक आप एंड कर लेते हैं उसको। तो सबसे पहले तो आप वो लेक्चर जो देख रहे हैं उसको आधा घंटा खुद मेमोराइज करने की कोशिश करें। तो हर जो आपने लेक्चर देखा, जैसे फिजिक्स का आपने देखा, केमिस्ट्री का देखा, बॉटनी का देखा, जूलॉजी का देखा, मैथ्स का देखा, इन सब में आप आधा घंटा लगाएंगे। यदि आप इनको सिर्फ आज के लेक्चर, उनकी बात कर रहा हूं मैं, आज का लेक्चर जो भी आपने पढ़ा है उसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से, क्योंकि आप जब लेक्चर ले रहे होते हैं तब आप उसको लिखते हैं, तो लिखने के बाद फिर शॉर्ट तरीके से उसको रिवाइज करें। आधे घंटे में पूरा वो रिवाइज करके देखें कि आज जो मैंने पढ़ा है उसको मुझे याद हो न रहा है या नहीं। वो आपकी टेस्टिंग जरूरी है। तो सबसे पहले तो 2 आवर्स इसमें लग जाएंगे आपके, अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं। नहीं तो आपको क्या होगा, बॉटनी और जूलॉजी उसकी जगह मैथमेटिक्स, उसमें आधा घंटा देना होगा। और अगर कहीं पर बायोलॉजी की एक ही क्लास चल रही है मान लो, तो उसके अंदर आपको 1.5 घंटे ही देना पड़ेगा। बॉटनी और जूलॉजी जो है उसकी जगह आप, लेकिन आपको पढ़ना रोज चाहिए इसके अंदर, चाहे आपकी क्लास जो है बायोलॉजी की चल रही है, लेकिन बॉटनी और जूलॉजी को डिवाइड करके ही आपको पढ़ना चाहिए। मैथमेटिक्स में आधा घंटा दे दिया तो 1.5 घंटे का समय ये निकल जाता है एक बच्चे का। तो 1.5 से 2 घंटे आपको यही लगाना है कि आज जो आपने पढ़ा है, जो क्लासरूम में आप पढ़ रहे थे, उसका रिवीजन ऐसे करना है। अब मान लेते हैं कि इसके बाद आपको जो है डीप रिवीजन करना है, वो 3 आवर्स का होना चाहिए आपका कम से कम। तो मतलब 4.5 से 5 घंटे आपको रिवीजन और पढ़ने में और लगाने, क्लास के अलावा। जो क्लास में अभी आप बैठ रहे हैं उसके अलावा की बात कर रहा हूं मैं। तो उस डीप रिवीजन के अंदर आप क्या करेंगे, जैसे डे 1 है उस दिन आप 2 सब्जेक्ट लेके चलें और डे 2 में फिर से 2 सब्जेक्ट ले लें। तो मान लेते हैं हम कि फिजिक्स और बॉटनी को लेते हैं, तो उसकी थ्योरी आप जो है डीपली पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद 1 घंटे आप फिजिक्स की थ्योरी पढ़ें और 1 घंटे बॉटनी की थ्योरी पढ़ें, और साथ में उसके बाद आधा घंटा उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगा दें। जो आपने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड जो भी आपके पास क्वेश्चंस हैं उनको आप पढ़ लें। तो आपके डे 1 पर 2 सब्जेक्ट जो है यहाँ पर निपट गए, अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो। और फिर अगर डे 2 में देखेंगे तो आज आपने फिजिक्स और बॉटनी कर ली, तो अगले दिन आपको क्या करना है, आपको केमिस्ट्री और जूलॉजी लेनी है। अब केमिस्ट्री और जूलॉजी के अंदर आपको फिर से वही पैटर्न अप्लाई करना है। 1 घंटे आपको थ्योरी पढ़नी है और उसके बाद आधे घंटे उसके क्वेश्चंस करने हैं। अब देखिए इसके अंदर ये जो पैटर्न होता है उसमें ऑल्टरनेट चलता है ऐसा। फर्स्ट डे जो सब्जेक्ट आए वो थर्ड डे आ जाएंगे, फिर सेकंड डे जो आया था वो फोर्थ डे आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एक दिन में आपको कितने आवर्स देने पड़ रहे हैं, 3 घंटे। तो 3 घंटे जो है वो देने पड़ रहे हैं यहाँ, और आप 1.5 से 2 घंटे पहले दे चुके हैं। तो इसका मतलब 5 घंटे तो आपके जो है व्यतीत हो गए यहाँ पर। तो ये आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। अब मान लो मैथ्स का है स्टूडेंट, तो उसके लिए भी वो क्या करे, डे 1 पे जैसे मान लो फिजिक्स उसने ले लिया 1 घंटे और 1 घंटे उसके क्वेश्चन कर लिए, और मैथ्स को आधा घंटा ले लिया, या आप रिवर्स कर सकते हैं, मैथमेटिक्स को 1 घंटा दे दिया, उसके क्वेश्चन जो है आपने प्रैक्टिस कर ली, और उधर आपने फिजिक्स जो है उसकी थ्योरी में 1 घंटे की जगह आधा घंटा दे दिया और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आधा घंटा दे दी। अगली बार जब थर्ड डे आए तो उसमें उल्टा कर देना, ये कर सकते हैं। डे 2 में इसमें क्या करेंगे, तो इसमें डे 2 के अंदर हम लेंगे केमिस्ट्री को। तो केमिस्ट्री में 1 घंटा दे दिया, 1 घंटा क्वेश्चंस को, 1 घंटा थ्योरी को, और आधा घंटा आपने मैथ्स को फिर से थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चन में कर लिया। या फिर इसको ऑल्टरनेट कर सकते हो, मैथ्स को 1-1 घंटा दे दें और केमिस्ट्री को आधा घंटा दे दें।
लेकिन ये आपके अनुसार आपको चेंज करना पड़ेगा और ऐसे ही रिपीट होता रहेगा ये। तो कुल मिला के 3 घंटे जो हैं वो डीप रिवीजन में आपके लग गए, जबकि आपके डेली रिवीजन में कितने 1.5 से 2 घंटे लग रहे हैं। तो इसका मतलब आप 5 घंटे तक पढ़ाई कर रहे हैं, ये खास बात हो गई आपकी। तो आप चाहे 11th में है, चाहे 12th में है, चाहे टारगेट में, इतना समय आपको रिवीजन में देना पड़ेगा। और जब देना पड़ेगा तो उसके अंदर आपको कोई कोताही नहीं बरतनी है, आपको ये फॉलो करना ही करना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो डेली आप अभी क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, उनके जो भी लेक्चर होते हैं उनको भी आपको रिवाइज करना है। पढ़ लिया उसके बाद, क्योंकि आपको 1:30-2 बजे तक उसमें इन्वॉल्व होना है, और उसके बाद जब आप फिर से खाना खा के बैठेंगे तो एक बार बैठ जाएं पढ़ने के लिए और उसमें उन्हीं को वापस रिपीट कर लो, आधा घंटा उसको पढ़ लो आप। फिर आप जो भी चैप्टर चल रहा है अभी उसको शुरू से उसकी डीप रिवीजन करना शुरू कर दो। तो आज 2 सब्जेक्ट लेने, कल फिर 2 सब्जेक्ट लेने होंगे। और अगर मैथ्स का स्टूडेंट है तो उसको एक मैथ्स को हाफ हाफ करके 2 दिन रिपीट कर ले, वो जैसा उसको पैटर्न चाहिए। ये एक तरह का पैटर्न आपको मैंने बताया है जिसके अंदर आप 2 सब्जेक्ट इजीली जो है एक दिन में कवर कर सकते हो, डीप स्टडी करनी हो तो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आपके पास थ्योरी और क्वेश्चन के लिए क्या क्या होना चाहिए। ईच सब्जेक्ट के लिए आपके पास नोट्स होने चाहिए, आपके बनाए हो सकते हैं, आपके इंस्टीट्यूट के प्रोवाइड किए हुए हो सकते हैं, आपके स्कूल के दिए हुए नोट्स हो सकते हैं, वो आपको चाहिए। फिर आपको एनसीईआरटी होनी चाहिए आपके पास, तो एनसीईआरटी को भी आपको पढ़ना है उसमें। तो थ्योरी और क्वेश्चन के अंदर आपको ये करना है। फिर एग्जाम्पलर, वो एग्जाम्पलर जो है वो भी एनसीईआरटी के जो हैं वो आपके पास होने चाहिए, तो उनको आप डिस्कस करें और उनको देखें एक बार। फिर इंस्टीट्यूट किसी में आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब उसकी शीट होनी चाहिए, उसको भी आपको करना है। और फिर अगर आपको रिकमेंड किया या सजेस्ट किया गया है ऑब्जेक्टिव गाइड को, तो फिर आपके पास वो भी होनी चाहिए, उसको भी करना है। तो इस तरह से आप थ्योरी और क्वेश्चन जो है उसका सामंजस्य बिठा सकते हैं। तो सामंजस्य बिठाने में ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी उसमें। अब एक और बात देख सकते हैं अपन कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप करते हो तो उसके अंदर आपको क्या करना है इस सब्जेक्ट के लिए। जैसे मान लो मैं एक टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये आप अपने खुद के पेजेस जो है उसमें बना के रखें और उसके अंदर रोज नोट करें। डेली की बातें बता रहा हूं मैं आपको। तो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करने हैं वो आपको उसके आगे के कॉलम में लिखना है। जैसे मान लेता हूं मैं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 45 आपने किए। इन 45 में से आपके जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद आप उसको चेक करेंगे तो देखेंगे कि राइट कितने हुए। मान लेते हैं किसी के 39 राइट हुए और उसके रॉन्ग कितने हुए वो लिख लेंगे हम कि 3 रॉन्ग हो गए। तो 39 और 3 42। अब बचे कितने 3, तो 3 आपने किए ही नहीं, इसका मतलब 3 आपने स्किप कर दी। अब टाइम कितना लिया आपने, आइडियल जो टाइम आपको लेना चाहिए वो कितना लेना चाहिए कि बायो के अगर 45 क्वेश्चन कर रहे हैं आप कोई भी बॉटनी जूलॉजी के, तो आपको 25 मिनट में ये कर लेना है विद आपकी OMR फिलिंग। यानी आपको यहाँ पर 25 मिनट में ये करना है। तो बॉटनी और जूलॉजी के दोनों के 90 क्वेश्चन अगर आप करोगे तो उसके अंदर कितना 50 मिनट्स का टाइम लगेगा आपको। ये आपको ध्यान रखना है बायो के अंदर। अगर आप फिजिक्स के 45 क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें 70 मिनट आपको लगाने हैं। तो 70 मिनट के अंदर फिजिक्स के क्वेश्चन जो हैं 45 वो हो जाने चाहिए। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, शुरुआत में आप करेंगे इसको टाइम के साथ तो हो सकता है आपको टाइम ज्यादा लगे, लेकिन अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो उसको मैनेज करें। उसको छोड़ना है तो उसको छोड़ दें, जिसको करना है वो करें, जिसको आप एकदम संशय रह रहा है उसका फैसला आप करें कि आपको करना है या नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इतना समय लगना चाहिए। और केमिस्ट्री जो है उसके अंदर 60 मिनट्स के अंदर हो जाना चाहिए। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बायो के 90 क्वेश्चन जो है वो 50 मिनट में हो गए, 70 मिनट में आपके फिजिक्स का हो गया, तो ये 2 घंटे का समय हो गया। 1 घंटा आपके पास बच गया जो आपको केमिस्ट्री में लगाना है। अब देखो ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर आपको वहां पर 180 क्वेश्चन का एक मिलता है, पूरी शीट मिलती है, जो अगर आप नीट दे रहे हैं तो जेई के लिए अलग टाइम होगा, क्योंकि जेई के अंदर हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस भी कम आते हैं और कम आते हैं तो 75 क्वेश्चन होते हैं टोटल। और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि मिनट उतने ही होते हैं, 180 जो मिनट्स होते हैं उतना ही समय होता है, 3 घंटे में वो करना होता है। लेकिन उसके अगर हम देखें कि वो हार्ड होते हैं थोड़े,
तो उसकी टाइमिंग जो है वो अपने हिसाब से आपको मैनेज करनी होगी, तो उसको आप उस तरीके से करें। ये नीट का एक पैटर्न मैंने फॉर एग्जांपल आपके लिए दिया है कि इतने इतने क्वेश्चंस आपको इतनी देर में करने चाहिए। अब आपने ये कर लिया तो उसके बाद आपके पास उस दिन का डेटा जो है वो उपलब्ध हो गया, तो उस डेटा के अनुसार अपनी प्रोग्रेस करते जाएंगे आप, तो आपको 11th 12th दोनों करते करते महारत हासिल हो जाएगी। आप महारत ही हो जाएंगे उसके अंदर, आपको क्वेश्चन करना आ जाएगा ढंग से। ये जो हम कहते हैं कि केवल स्कूलिंग करते हैं जो, वो सारी मिस करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें ये भी पूछा करते हैं कि भाई हमने बोर्ड पैटर्न की तैयारी की है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव अब करना चाहते हैं, तो क्या हम कर लेंगे? तो आप ये देखें कि जिसने 11th की शुरुआत से ही ये सब कुछ करना शुरू कर दिया और एक आपने 12th कर ली उसके बाद ये सब शुरू किया, तो फिर आप उसके पीछे तो हो ही गए। जब हम कह रहे हैं लॉकडाउन में ही आपको सबसे आगे होना है, तो अगर ये सारा पैटर्न आपने फॉलो नहीं किया तो उसके बाद आप उससे वैसे ही पीछे हो जाएंगे। तो इस पूरी दुनिया में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहा जाता है कि फिट जो होता है वो ही सर्वाइव करता है। तो अगर आपको डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए अपनी फिटनेस दिखानी है तो ये सारी चीजें आपको पहले से करनी पड़ेंगी और ये सोचना पड़ेगा। जब आज 9th का बच्चा ही सोच लेता है तो 11th में आते ही तो आपको सोचना चाहिए। मान लेते हैं 11th में आपने ढंग से नहीं किया, 12th में करना शुरू कर दें। 11th में आप जब ऑब्जेक्टिव कर रहे थे और आपके कुछ मार्क्स जो हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर 50, 60 या 65% तक ही पहुंच पा रहे थे, आप यकीन मानिए कि आप 12th में जब जाएंगे और उसी पेस से तैयारी करेंगे तो आपके 80% पहुंच जाएंगे। तो 75 to 80% तो अपने आप इंक्रीमेंट होता है उसमें 11th का बेस बनने की वजह से। इसलिए हर चीज का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। अब जो 9th से ही इसमें लग गया उसके धीरे धीरे इंक्रीमेंट जो होगा वो ज्यादा होगा। तो ये आपको ध्यान रखते हुए तैयारी करनी है। तो मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेक्शन में ये बता दिया कि किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आप देखें एक और चीज आपके सामने आएगी, हिंदी, फिजिकल या इंग्लिश, इनको आप कंपलसरी सब्जेक्ट जो है उसके रूप में देखेंगे। तो इनको भी छोड़ना नहीं है आपको, 2 डे पर वीक आपको इनके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना है कि हिंदी या फिजिकल को ले लें आप। किसी ने हिंदी ली होती है, किसी ने फिजिकल ली होती है, तो उसको आप एक दिन तो कम से कम पढ़ें, और एक दिन पढ़ने का मतलब है उसमें कुछ समय आप गुजारें। और इंग्लिश, क्योंकि सब्जेक्टिव में ये भी मायने रखते हैं, हालांकि सब बच्चे जो होते हैं वो फिजिकल को बहुत एंड में पढ़ते हैं, हालांकि जब पेपर होता है तो उसमें गैप होता है तो उस वजह से एंड में पढ़ते हैं। ये 12th के बच्चों के लिए जरूरी होता है क्योंकि 12th जो है उसमें आपके मार्क्स भी जुड़ते हैं। तो ये जब मार्क्स जुड़ते हैं तो इसमें हिंदी लिए आपने या फिजिकल लिए तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा कुछ, तो उसका पैटर्न बनाएं, उसको भूल नहीं जाए। इंग्लिश भी आपको थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी जिसकी वजह से आपके मार्क्स आए। तो कई बार क्या होता है कि आपके जो खुद के चूज किए हुए सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी या मैथमेटिक्स, उसमें तो मार्क्स खूब सारे आ जाते हैं और इनमें बहुत मार्क खा जाते हैं आप, तो बोर्ड में आपका रिजल्ट खराब हो जाता है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखते हुए करना है कि इस तरह से तैयारी करें। अब जिन्होंने 12th कर ली उनको इसको स्किप करना है क्योंकि उनको करने की जरूरत नहीं है। तो आपको लॉकडाउन में अपने आप के नियम खुद बना के और उसके बाद उसे पेपर में ढालना है। आप ऐसे पेपर जो हैं वो उसमें अपना वर्क करना शुरू करें, आपको बहुत कुछ फायदा होगा। क्योंकि जनरली हमने अपने इंस्टीट्यूट में भी ऐसा कुछ किया था कि बच्चों को कुछ पेजेस देते हैं और उसमें डेली रिपोर्ट उसकी जो है वो देखते कि डेली वो कितना पढ़ रहा है। अपने आप उसको लगने लगता है बच्चे को कि मैं 4-5 दिनों के अंदर बहुत ज्यादा सुदृढ़ हो गया, क्योंकि 4-5 दिनों में वो ऑर्गेनाइज हो जाता है पूरा। तो ऑर्गेनाइज होने के बाद उसको ऐसा अच्छा लगने लगता है कि मैं ऑर्गेनाइज ढंग से पढूं और ये पढ़ना भी चाहिए हमें। तो ऑर्गेनाइज ढंग से आपको पता तो हो आपने अभी तक क्या किया, नहीं तो आपको मालूम ही नहीं होता कि क्या कर चुके हो आप, इसलिए पढ़े जाते हो और बिल्कुल अनऑर्गेनाइज ढंग से पढ़े जाते हो। ये नहीं करना है अपने को। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अब अपन देखते हैं इसके बाद कि अगर फिजिक्स किसी को पढ़नी है तो फिजिक्स में मूल अवधारणा और सिद्धांतों को आत्मसात करना होता है। उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं जब तक याद नहीं होंगे तब तक फिजिक्स नहीं आएगी आपको। और अब ये केंद्रीय सिद्धांत जो होते हैं उन कॉन्सेप्ट्स पर सारे कुछ क्वेश्चन आधारित होते हैं। तो परीक्षा में जो भी आपके लिए समस्याएं आएंगी जिनको आपको हल करना होगा वे इन मुख्य अवधारणाओं पर, कॉन्सेप्ट्स पर आधारित होंगे या इनसे थोड़ा डेविएट होकर पूछा जाएगा।
कुछ थोड़ी सी भिन्नता दे देंगे तो उसकी वजह से पूछा जाएगा। उससे क्या होगा कि जटिल समस्याओं को याद करने की कोशिश करने की बजाय आपको क्या करना चाहिए, मूल अवधारणाओं और सिद्धांतों को आत्मसात कर लेना चाहिए। तो ये अगर आपके मेमोराइज हो गए तो उसके बाद आप इन सिद्धांतों को अप्लाई करके उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस कर पाओगे, ये ध्यान रखना है। जैसे अगर यहाँ मैं देखूं तो राइट हैंड थंब रूल जो है उससे आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं, करंट की क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो ये अगर आपको समझ में आ गया है तो उसके बाद इसके क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। तो ये आपको केंद्रीय सिद्धांत है जिसको आपको ध्यान रखना है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं हमको फिजिक्स में देखने को मिलते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि आपका मैथमेटिकल कौशल जो है, तो वो एबिलिटी जो है उसको मजबूत करना है आपको, क्योंकि पहले मैंने कहा है कि अगर आपको भौतिकी या फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट जो है उसकी स्टडी करना है तो आपके अंदर मैथमेटिकल एलिमेंट होना चाहिए। अगर मैथमेटिकली आप स्ट्रांग नहीं है तो ये नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि फॉर्मूला और समस्याएं जो भी आएंगी, जो आपको प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, उसमें आप तभी महारत हासिल करेंगे जब आपका मैथमेटिकल एलिमेंट जो है स्ट्रांग होगा। और उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि इन के साथ अगर आप मैथमेटिक्स की समीक्षा करेंगे या अध्ययन करेंगे तो आपको सूत्रों और अवधारणाओं के प्रबंधन में सुधार करने में मदद मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है कि आपके जो भी फॉर्मूलाज होंगे या जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उसका मैनेज करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आपका जो मैथमेटिकल एलिमेंट है वो शानदार। फिर हम ये देख सकते हैं कि हर प्रॉब्लम जो होती है उसको सरल करना आपको आना चाहिए फिजिक्स में, तो सरल बनाने का प्रयास करें उसमें। तो आपकी जो भौतिकी की समस्या है, फिजिक्स की समस्या है, वो पहली बार आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको मुश्किल लगेगी, हो सकता है एक नजर और डालें उसका विश्लेषण करो, एनालाइज करो उसको, एक बार और पढ़ डालो उसको, फिर आपको महसूस होगा कि आपने पहले जो सोचा था अब आसान हो गया। दो बार पढ़ते ही आपको आ जाता है, तो इसका मतलब उसको आसानी से एक बार पूरा पढ़ें फिर दोबारा एक बार रीड कर लें तो ही आ जाएगा उसमें, तो उसको सरल बना लिया जाता है। फिर डायग्राम बनाना, क्योंकि हम देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाए जाते हैं इसके अंदर, तो अगर आपको फिजिक्स समझना है तो उसके बाद आपको उसका डायग्राम भी जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसको डायग्राम बनाते हुए हल करने की कोशिश करें, बहुत आसान हो जाएगा। तो ये भी एक खास बात है कि ग्राफिक्स जो होता है ये चित्र के माध्यम से हम किसी बिंदु को लागू करने में एक शानदार तरीका अपना सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। फिर अगर हम ये देखें कि अध्ययन के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करें, फ्लैश कार्ड जिससे आप सीख सकते हैं, एक के बाद एक कार्ड बनाएं और उसमें कुछ नए शब्द जो हैं उनको ऐड करें, फिर आप उसको छिपा लें। आप जैसे कुछ यूनिट्स होती हैं, माप की इकाइयां जिनको कहते हैं, और कॉमन जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको उसमें लिख लें, उसको उल्टा कर लें, फिर आप याद करके मेमोराइज करके उसको फिर से देखें, तो आपको क्या होगा, फ्लैश कार्ड से बहुत फायदा होगा। तो इसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। अब बात आती है केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री जब भी आप पढ़ते हैं तो कक्षा में जाने से पहले आप पढ़ के जाएं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा उसमें, क्योंकि रसायन विज्ञान सीखने में इसका प्रभाव 2 गुना हो जाता है। तो आप पहले से वो चैप्टर पढ़ के जाएं, या ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही है तो उसमें पहले से पढ़ लें। तो अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो पढ़ने के बाद आपके टीचर्स भी ये आपको प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं इसके लिए कि आप पढ़ के आए पहले से, तो फिर आप वो क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे जो उससे संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाया जा रहा है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा उसको पढ़ना। तो केमिस्ट्री के लिए ये जरूरी है। फिर हम ये देख सकते हैं कि याद करने की बजाय उसको समझना बहुत जरूरी है। तो जब आप स्टडी करते हैं केमिस्ट्री की तो उसकी अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट्स को समझें। अगर समझेंगे तो उसके बाद केमिस्ट्री ज्यादा समझ में आएगी आपकी। फिर आप फ्लैश कार्ड का उपयोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे कुछ आप सिंबल्स देखते हैं, कुछ फॉर्मूला होते हैं, तो उनको आप क्या है कि याद करने के लिए ये फ्लैश कार्ड का यूज कर सकते हैं। तो अगर इन रासायनिक प्रतीकों को, सिंबल्स को और सूत्रों को व्यवस्थित करेंगे आप और संग्रहित करने के लिए आपको हेल्प लेनी है किसी की, तो वो ये है फ्लैश कार्ड। तो फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हैं। इससे आप क्या कर सकते हो, आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल जो है उसके तत्वों को आसानी से आप याद कर सकते हो, उनका सेट बना लो, फिर उसको बहुत आसान हो जाएगा। तो ये अपन देख सकते हैं। फिर और केमिस्ट्री में लिखना और समझना जरूरी है। केवल कक्षा में ध्यान दे दिया आपने वो पर्याप्त नहीं है। आप सिर्फ सुन रहे हैं उसको, तो सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको लिखना और समझना साथ साथ ये करना पड़ेगा केमिस्ट्री में। तो आप नोट्स जो हैं उसमें लिखते जाएं उसे, और जो सूत्र और समीकरण होंगे
जिनको हम इक्वेशंस कह सकते हैं या फॉर्मूला होते हैं, उनको कई बार लिखेंगे आप, तो उसमें आपका समझना आसान हो जाएगा बहुत। उसको लिखते रहेंगे तो उसमें प्रस्तुत जब करेंगे आप अलग अलग ढंग से उसको, तो उसके बाद वो आसान हो जाएगा। इसी तरह से दैनिक अभ्यास करें, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें तो अभ्यास जो होता है वो बहुत जरूरी है इस केमिस्ट्री में। तो समीकरण जो भी आए आपको जो रिलेशंस दिखाए जा रहे हैं, आप व्यवहारिक समस्याएं उनको हल करना है आपको, तो उसके लिए आपको दैनिक अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये हिस्सा होना चाहिए आपका अध्ययन की दिनचर्या का। तो ये आप इसमें देख सकते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर जनरली जो फिजिक्स के रूल लागू होते हैं वो इसमें भी होते हैं कि मात्रा और गुणवत्ता मायने रखती है। मतलब आपको केवल वही छात्र अच्छे मिलेंगे इसके अंदर जो अधिक अभ्यास करते हैं, खूब सारे क्वेश्चंस को करते हैं। फिर आप देखते हैं सिर्फ वो आसान प्रश्न ही नहीं करते, वो बहुत चुनौतीपूर्ण कठिन प्रश्नों को भी करने की एबिलिटी रखते हैं, और वो करना भी चाहिए उन्हें, क्योंकि उनको मैथमेटिक्स के अंदर महारत ही बनना है। तो उसके लिए ये करना चाहिए। जितना अधिक वो कठिन सवालों से जूझेंगे, अवगत होंगे, उतना वो परिचित होंगे उनसे, और उसके बाद उनकी संभावना जो होगी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसका मतलब आपको मैथमेटिक्स के अंदर आपकी गुणवत्ता वो अभ्यास से ही बढ़ा सकते हो आप, नहीं तो नहीं बढ़ा पाओगे आप। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपको ये आपने एक देखा होगा कोटेशन कि मैथ इज नॉट ए स्पेक्टेटर स्पोर्ट, द ओनली वे टू लर्न विद इज टू डू मैथ्स। तो मैथ्स को करना ही पड़ेगा, केवल देखने से काम नहीं चलेगा। तो मैथ्स इज नॉट ए स्पेक्टेटर स्पोर्ट, एक स्पोर्ट को देखते हैं जैसे लोग, वैसा नहीं है। गेट इन्वॉल्व, उसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा आपको। गणित में अच्छा करने के लिए आपको सुनने समझने की जरूरत होती है, फिर तकनीकों को स्वयं लागू करना पड़ेगा, नहीं तो बेकार हो जाएगा सब। तो इन उदाहरण जो दिए जाते हैं आपके गुरुजन द्वारा, जो टीचर्स आपके शिक्षक आपको उदाहरण देते हैं, वो आपके लिए निर्धारित करता है कि आप कैसे सीख रहे हैं। एक बार उसको सीख लें और फिर उसको लागू करें। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपके अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी डेवलप हो जाएगी, तो आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर बायोलॉजी आती है। तो बायोलॉजी के अंदर अगर आपको पढ़ना है तो आप ये देखें, एक यहाँ पर कई सारी चीजें जो हैं अम्ब्रेला बना के वो दी गई हैं, कुछ प्रीफिक्स दिए गए हैं, सफिक्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो सबसे पहले ये दिया गया है, फिर उसके नीचे एक और चित्र आ रहा है, उसके अंदर टर्मिनोलॉजी कहा गया है। अब देखें इसमें शब्दावली यानी टर्मिनोलॉजी, वो आपको याद होनी चाहिए। वो याद होने से आपको कई सारे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कठिन शब्द होंगे जो आपको याद करने होंगे, तो वो आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे इसमें ऊपर वाला जो है चित्र, उसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है सफिक्स, जैसे एज लगा हुआ है, तो एज जहां पर भी लगा होगा उसका मतलब एंजाइम होता है, आपको समझ में आ जाएगा, एज मतलब एंजाइम। अब उसके बाद आप आइटिस लगा हुआ है, आइटिस जब लगा होता है तो इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे डर्मेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। उसके अलावा आप देखें तो गैस्ट्राइटिस, तो गैस्ट्रो का मतलब होता है आपका स्टमक पार्ट, तो स्टमक पार्ट या जठर भाग, उसके सूजन को कहते हैं हम, इन्फ्लेमेशन को कह सकते हैं। तो ये हो जाता है। लाइसिस का मतलब जो होता है वो ब्रेक होता है, तो ब्रेक करना यानी हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी को तोड़ना, है ना। और उसके बाद अगर हम और चीजें देखें तो उसमें प्रीफिक्स भी कई होते हैं। बायो का मतलब लाइफ होता है, वो आपको पता होना चाहिए। हार्ट के लिए आगे अगर प्रीफिक्स लगाया जाता है तो वो होता है कार्डियो, इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको शब्दावली में मिलती हैं, तो आपको ये आना चाहिए सबसे पहले। फिर उसके बाद हम बायोलॉजी के अंदर देखते हैं कि माइंड मैप्स बनाना आना चाहिए आपको। माइंड मैप आपको बहुत कुछ हेल्प करते हैं। अब ये प्रभावी शैक्षिक माध्यम है, संसाधन है। जैसे ये एक माइंड मैप आपके सामने आ रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होती है, किस ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, उस सिस्टम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका फंक्शन कैसे हो रहा है, ये सब कुछ एक मैप में तैयार हो रहा है। ये माइंड मैप हो गया, आपके माइंड में बैठ जाएगा जब आप इसको बनाएंगे। तो इस तरह के माइंड मैप्स तैयार करें आप हर चैप्टर के, तो आपको वो सारी चीजें इस माइंड मैप से ही याद हो जाएंगी। तो ये बहुत जरूरी है कि माइंड मैप, हालांकि माइंड मैप जो है आप फिजिक्स के फॉर्मूले के, फिजिक्स के क्वेश्चंस के, वो सब कुछ बना सकते हो, उसमें केमिस्ट्री में बना सकते हो। तो माइंड मैप तो हर एक में काम आते ही आता है। फ्लैश जो कार्ड है वो हर एक में काम आएंगे, तो वो आपको करना होगा ऐसा। तो माइंड मैप इसमें बहुत काम आने वाला है। फिर आप देख सकते हैं ड्राइंग का उपयोग करें, ड्राइंग तो करनी पड़ेगी आपको।
क्योंकि ड्राइंग जो है बायोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसको एक अवधारणा या कॉन्सेप्ट को समझने और जानकारी को याद करने में बहुत मदद करता है ये डायग्राम, जिसे शब्दों में हम परिभाषित करना मुश्किल समझते हैं उसको आसानी से इसमें बता देते हैं। फिर जैसे आपको हृदय है, हार्ट जो है, उसका रेखा चित्र बनाना आना चाहिए, आदत भी डालनी चाहिए अपने को, क्योंकि इस तरह की ड्राइंग बनाना आपके सब्जेक्टिव में भी आता है और उसको लेबल करना दिया जाता है। तो ऐसे आपको ड्राइंग बनाना आना चाहिए कि हार्ट को कैसे बनाना है। तो ये आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। फिर आप ये देख सकते हैं कि प्रीवियस पेपर, चाहे वो आप नीट दे रहे हैं चाहे जेई दे रहे हैं, आपको प्रीवियस पेपर जो है उसके क्वेश्चन पेपर करने आने चाहिए। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करें, तो पिछले परीक्षा प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें, और अभ्यास अभ्यास और अभ्यास, यही सफलता की कुंजी है। तो आप चाहे इसके अंदर 11th में है, 12th में है, या फिर आप 12th कर चुके हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप स्टडी करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत सफलता मिलने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो हमने बात की उनको आप आत्मसात करेंगे, और वो आत्मसात करने के बाद आपको बहुत कुछ फायदा होने वाला है। तो आज गुरु मंत्र जो है उसका चौथा दिन है, और चौथे दिन में हमने इस तरह की बातें की। अब हम जो है आगे सब्जेक्ट वाइज भी इस पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट में 7 दिनों के अंदर आपको सब्जेक्ट वाइज क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आज तो मैंने एक आइडिया दिया, आपको आउटलाइन दी, तो उस आउटलाइन के अनुसार आपको हर सब्जेक्ट में क्या ध्यान रखना चाहिए 11th और 12th या टारगेट के स्टूडेंट्स को, वो मैंने आपको बता दिया। अब इस पे हम आगे जब चलेंगे तो आपको उससे रिलेटेड, क्योंकि 7 दिन का जो आपको पूरा गुरु मंत्र जो है दिया जा रहा है, उसके अंदर इस तरह के सेशंस जो हैं आपके लिए बहुत कारगर हों, ये हम समझते हैं। तो बिल्कुल आप इस से कुछ बेनिफिट होगा आपको, अगर आपने इसको सुना है थोड़ा, तो सुन के आप इसको आत्मसात करने की कोशिश करें, आप इसे अपने जीवन में ढालने की कोशिश करें, तो फिर आपको बहुत कुछ फायदा होने वाला है। तो आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।